नमस्कार साथियों, जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पे और इस रामबाण बैच में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 3 हम इसमें कवर करने वाले हैं और ये हमारा पहला लेक्चर है एमपी ज्योग्राफी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि एमपी ज्योग्राफी को यहाँ से पढ़ा जाता है कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश जैसे कि मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से शुरू करने की बजाय पहले इसका थोड़ा सा बेसिक या इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम लोग जो है इसके भौगोलिक प्रदेश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इसको। पहला फैक्ट देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा है। और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें वही चीज़ याद करना है कि देखिए ये पूरा भारत है, ये पूरा इंडिया। अब इस इंडिया में एमपी इस जगह पर है, इतना तो आप सभी जानते हैं, ये एमपी है। अब ये पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसको हम 100% मान लें तो वहाँ पर एमपी का एरिया कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा? तो एमपी कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 9.38%। तो बस हमें थोड़ा यही ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश है वो पूरे भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 9.38% हिस्सा है। उसके बाद देखते हैं, यह एक भू आविष्ठित राज्य है। भू आविष्ठित अर्थात भू आविष्ठित का मतलब ये होता है कि वह क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, मतलब उसके चारों तरफ पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ जमीन ही जमीन होनी चाहिए, उसे कहते हैं हम भू आविष्ठित राज्य या लैंडलॉक स्टेट। जैसे कि ये अपने इंडिया को देखो आप एक बार, ये इंडिया में क्या होता है, यहाँ तो नीचे नीचे तो पानी है ना, यहाँ पानी है और ऊपर ऊपर क्या है? जमीनी हिस्सा। तो इंडिया तो दोनों चीज़ों में आता, पानी भी आता है और आधा लैंडलॉक भी है। लेकिन एमपी के साथ ऐसा नहीं है। एमपी यहाँ पर है तो एमपी के इधर राजस्थान आ गया, इधर महाराष्ट्र, गुजरात है ना, तो चारों तरफ क्या है? जमीन है। तो ये कैसा है? एक भू आविष्ठित राज्य है मध्य प्रदेश। इसके बाद इसके भौगोलिक विस्तार की बात हम करें तो भौगोलिक विस्तार मतलब हम अक्षांश और देशांतर के रूप में इसका एक्सपांशन जो है उसको देखेंगे। अक्षांश देशांतर एक छोटे से रूप में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जैसे कि पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हमने कैसे बांटा? ऐसे जो आड़ी लाइनें होती है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं वैसे तो। इन रेखाओं के माध्यम से हम लोकेशन का मतलब स्थिति पता करते हैं। तो जो ऐसी आड़ी लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं, है ना। और जो इस तरह से होती है खड़ी लाइनें जो होती हैं उन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएं, है ना, ये देशांतर रेखाएं। अब इसमें क्या होता है, इसको 4 भागों में बांट दो इस पूरी पृथ्वी को, ये है ना। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया इसे क्या बोलते हैं हम? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, है ना। और ये जो नीचे वाला हिस्सा हो गया इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और जो ये साइड वाला हिस्सा है इसे बोलेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध। और इधर वाला जो हिस्सा है इसे बोलेंगे हम पूर्वी गोलार्ध। मतलब दिशाओं के अनुसार इनको बांट दिया है। अब मध्य प्रदेश यहाँ पर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश आता है जैसे कि अपना इंडिया इस जगह आता है। थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ पेन का। जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया इस तरह से आता है, थोड़ा सा रुकिए, जैसे कि इंडिया ये इस जगह आता है, इतना अपना ये मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे, है ना। तो मध्य प्रदेश किस जगह आएगा? इस जगह मध्य प्रदेश आ गया। तो मध्य प्रदेश किस में आया? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर, इस जगह। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में मध्य प्रदेश की स्थिति है। अब थोड़ा इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम देख लेते हैं। देखिए अक्षांशीय विस्तार कैसा है?
21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 21/6 से 26/30 उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार इसका देखें तो कितना है, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। ये याद हो तो भी ठीक है, नहीं याद हो तो भी ठीक है, हल्का हल्का बस दिमाग में थोड़ा सा नंबर आप याद रख लेना बस। अब ये अक्षांशीय स्थिति कैसी हो गई, उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध। जैसा अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था वही है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, बाकी ज्यादा कुछ अलग नहीं है। अब ये चीज जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। कैसे, मध्य प्रदेश कुल 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं तो देख लीजिए यहां पर। जैसे कि ये हमारा मध्य प्रदेश है। अब ये मध्य प्रदेश के इधर साइड कौन सा स्टेट आ जाता है, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से जैसे कि यहां से लेकर ये इतना इतना क्या आ जाता है, इतना ये यूपी कवर कर लेता है। फिर इधर देखें तो इधर क्या आ जाता है, इतना ये पूरा राजस्थान आ जाता है। इधर क्या आ जाता है, यहाँ पर गुजरात आ जाता है। यहाँ नीचे देखो तो इतना आ जाता है महाराष्ट्र, और इधर वाला जो एरिया ये लगता है हमारा छत्तीसगढ़ से। तो टोटल कितने राज्यों से मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, 5 राज्यों से। 5 कौन कौन से हो गए, इधर राजस्थान, इधर यूपी, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ महाराष्ट्र और यहाँ पर गुजरात। अब मैप के थ्रू इसको याद रखना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगती है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस राज्य से लगती है। तो उसके लिए हमें मैप पता होना चाहिए, है ना। तो दक्षिणी सीमा किससे लग रही है, महाराष्ट्र से लग रही है। उत्तरी सीमा तो ये इधर राजस्थान हो जाएगा, थोड़ा इधर यूपी, है ना। पश्चिमी सीमा तो ये क्या हो जाएगा, गुजरात से लगती है। तो लोकेशन याद रहेगी तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लो ना, हम सभी तरफ से सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये टोटल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। उसके बाद देखो नोट, नोट को बड़े ध्यान से पढ़ा जाता है। तो यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट बात ही लिखी होगी, देख लो क्या लिखा है। विभाजन से पहले मध्य प्रदेश 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता था। विभाजन, क्या विभाजन मतलब 2000 में क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक ही राज्य थे, दोनों मध्य प्रदेश ही हुआ करते थे। पर भाई भाई है, बंटवारा तो होता है कभी ना कभी जाकर। तो 2000 2000 में क्या हुआ, हमारा भी बंटवारा हो गया, मध्य प्रदेश अलग हो गया और छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब दोनों अलग अलग हुए तो मतलब जब साथ में थे तो अलग राज्यों से सीमा बनाते थे, अलग हो गए तो 5 राज्य ही रहे। तो जब वो दोनों साथ में थे तब कितने राज्यों से सीमा बनाते थे, 7 राज्यों से। अब वो 7 राज्य कौन से हैं, जो कॉमन है वो देख लेते पहले। यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 4 तो पहले भी थे, अभी भी हैं, इन चारों से तो अभी भी लगती है। तो अलग 3 राज्य अलग कौन से हो गए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। ये 3 हमें अलग याद रखने हैं कि पहले कौन से 3 ऐसे राज्य थे जिनसे सीमा लगाते थे लेकिन अब सीमा नहीं बनती है। तो वो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। ये 7 राज्य थोड़ा दिमाग में हमको याद रखना है। थोड़ा इसको मैप में भी आप एक बार देखिएगा कि इनकी लोकेशन कैसी है, कहां पर है, हेल्पफुल रहेगा थोड़ा। उसके बाद यहां देखिए राज्य और सबसे लंबी सीमा बनाने वाले राज्य, मतलब 5 राज्यों से मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है किसी राज्य के साथ शेयर करता है। तो इस लिस्ट को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमें दिमाग में रखना होगा। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान के साथ बनाता है नीमच। हम यहाँ पर थोड़ा सा मैप बना देती हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि नीमच किस जगह आता है, यहाँ पर आता है नीमच। और इधर कौन से राज्य से सीमा लगती है, राजस्थान से। तो राजस्थान से सीमा बनाने वाले राज्य तो बहुत सारे जिले हैं, जैसे कि नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, शाजापुर, आगरमालवा, ऐसे बहुत सारे जिले हैं। इधर भिंड, मुरैना, ये सारे ही सीमा बना रहे हैं राजस्थान के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा लंबी सीमा कौन बना रहा है राजस्थान के साथ, तो वो है नीमच। तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ साझा करता है, वो है नीमच। फिर आता है उत्तर प्रदेश,
ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है निवाड़ी। ऐसे छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? अनूपपुर बनाता है। उसी तरह महाराष्ट्र के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है बैतूल। कहाँ आता है बैतूल? यहाँ नीचे आता है, इस जगह है ना, इस जगह थोड़ा यहाँ ले लो। तो महाराष्ट्र के साथ सबसे लंबी सीमा बैतूल बनाता है। फिर आता है गुजरात। तो अलीराजपुर जिला जो है वो गुजरात के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये टेबल आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है ना। उसके बाद ये देखो, एमपी के कितने जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं? मतलब अभी तो हमने सबसे लंबी सीमा देखी कि कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा बना रहा है। अब हम ये देखेंगे कि कितने जिले सीमा बना रहे हैं, है ना। जैसे कि ये एमपी देख लो, ये मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के लगभग यहाँ से राजस्थान शुरू होता है यहाँ तक, ये पूरा इतना राजस्थान है। तो इतने इतने जिले, ये जितने भी यहाँ जो जिले हैं, ये सारे क्या करते हैं? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो उन जिलों की संख्या कितनी है ना। तो संख्या देख लो, टोटल 14 जिले मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार टोटल 10 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। टोटल 9 जिले एमपी के हैं जो महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं, और मात्र 2 जिले ऐसे हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, और 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 6 है ना। तो 6 जिले किसके साथ बनाते हैं? छत्तीसगढ़ के साथ बनाते हैं। और सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है इन 6 में से छत्तीसगढ़ के साथ? अभी बताया मैंने, तो वो कौन सा है? अनूपपुर। गुजरात के साथ सबसे लंबी सीमा अलीराजपुर। महाराष्ट्र के साथ सबसे लंबी सीमा बैतूल, है ना। तो वो सबसे लंबी सीमा और ये जिलों की संख्या है कि इतने जिले इनके साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए अपना एमपीपीएससी है, ये प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि उन्होंने जो सिलेबस दिया उस सिलेबस से बाहर वो कुछ पूछते नहीं है, पूछते सिलेबस के अंदर का ही है। लेकिन सिलेबस भी हमको थोड़ा अच्छे से कवर करना चाहिए, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो थोड़ा बेसिक इतना तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में, है ना। अब और बेसिक इंट्रोडक्शन में और क्या आता है? ये आता है, ये तो नॉर्मली किसी भी वनडे एग्जाम वगैरह इनमें पूछ ही लेते ये क्वेश्चन है, बहुत आसान। तो हमें लगता है आसान है इसलिए आएगा नहीं, लेकिन आसान क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश में दिशाएं देख लो, ये हो गई अपनी उत्तर, इधर ये पश्चिम, पूर्व और ये दक्षिण। अब प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। इस जगह आता है ये यहाँ पर। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया एमपी का? मुरैना। अब सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो कौन सा है सबसे पश्चिमी? अलीराजपुर। उसी तरह सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो हो गया सिंगरौली। ध्यान रहेगा, चारों ध्यान रखने, उत्तरी मुरैना, दक्षिणी बुरहानपुर, पश्चिमी अलीराजपुर और पूर्वी सीमा सिंगरौली, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखें तो ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी है इसके बारे में कि राजकीय पशु पक्षी, जिन्हें पता हो बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से सुन लेना, और जिन्हें नहीं पता हो तो उनको तो सुनना ही है, ठीक है। तो देखो राजकीय पशु कौन है मध्य प्रदेश का? राजकीय पशु है बारहसिंगा, है ना। और बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसवर्स दुआउसेली। ध्यान रखना है, राजकीय पशु बारहसिंगा, और कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, ये भी ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नेम रूसवर्स दुआउसेली। फिर राजकीय मछली कौन सी है? तो राजकीय मछली है महाशीर, है ना। राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर है। और इनका साइंटिफिक नेम क्या है मछली जी का? इनका नाम है टोरप्यूटीटोरा। क्या नाम है? टोरप्यूटीटोरा। और कब घोषित किया इनको राजकीय मछली? तो 2011 में महाशीर को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का दर्जा मिला, और 2012 में IUCN ने इसे विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया।
IUCN क्या है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए कि IUCN संस्था जो है क्या काम करती है ना। यहाँ मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने पूरा किया कि IUCN ने महाशीर को कब विलुप्त प्राणी घोषित किया, 2012 में, और 2011 में मध्य प्रदेश ने इसे अपना राजकीय मछली घोषित किया। फिर देखिए राजकीय नृत्य, तो राजकीय नृत्य क्या है, राई। क्या है राजकीय नृत्य, राई। और मुख्य रूप से ये किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये प्रचलित है मुख्य रूप से बुंदेलखंड में। अब कुछ सोच रहे होंगे इसका साइंटिफिक नेम नहीं है क्या, तो हाँ इसका साइंटिफिक नेम कुछ भी नहीं है, बस ये राई है। कहाँ होता है, बुंदेलखंड में होता है। फिर देखिए राजकीय वृक्ष, तो MP का राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है ना। बरगद का साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस बेंगालिसिस। क्या है, फाइकस बेंगालिसिस। फिर देखिए राजकीय पक्षी है ना, राजकीय पक्षी किसे घोषित किया है MP ने, तो वो किया है राजकीय पक्षी दूधराज को। अब नाम इनके बहुत सारे हैं दूधराज को, और किस किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए दूधराज, शाह बुलबुल भी कहते हैं इनको, शाह बुलबुल, टर्फिस फोन, पैराडाइज फ्लाई कैचर है ना। तो इनका साइंटिफिक नेम क्या है, टर्फिस फोन। टर्फिस फोन इनका साइंटिफिक नेम। बाकी पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज, शाह बुलबुल ये इनके और भी नाम है। जैसे कि आपने भी रहते हैं ना घर पे, बहुत सारे नाम होते हैं है ना, मम्मी किसी अलग नाम से बुला रही है, पापा किसी अलग नाम से, दोस्तों ने अलग नाम रख रखा है, तो ऐसे इनके भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं है ना। तो ध्यान रखिए दूधराज, शाह बुलबुल, टर्फिस फोन, पैराडाइज फ्लाई कैचर। उसके बाद आता है राजकीय पुष्प, फ्लावर है ना। क्या है राजकीय पुष्प, सफेद लिली। सफेद लिली का साइंटिफिक नेम क्या है, लिलियम कैंडिमम। इसको तो परेशान भी नहीं होना है, लिली से ही नाम याद रह जाएगा, लिली और लिलियम कैंडिमम है ना। उसके बाद देखिए राज्य खेल। राज्य खेल क्या है MP का, यह है मलखंभ। क्या है राजकीय खेल, मलखंभ। और इसको राजकीय खेल घोषित कब किया, तो वो किया 9 अप्रैल 2013 को। कब किया, मतलब अभी रिसेंटली किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 10 साल मान लो, पर सबसे नया तो यही है 2013 है ना। 2013 में मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मलखंभ के लिए दिया जाता है प्रभाष जोशी पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद राजकीय नाट्य। ऊपर हमने डांस देखा था कि नृत्य, नृत्य और नाट्य बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो नृत्य आए तो राई लगाना है, जबकि नाट्य पूछा जाए तो वो क्या है, माच। नाट्य पूछा जाए तो माच लगाना है। और माच कहाँ प्रसिद्ध है, मालवा में। माच कहाँ प्रसिद्ध है, मालवा में। माँ से माच और माँ से मालवा। जबकि राई कहाँ प्रसिद्ध है, बुंदेलखंड में। उसके बाद देखिए नोट। नोट से बड़ा डर लगता है क्योंकि पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट चीज दी हुई रहती है इन नोट में, है ना। देखिए इसको, ये MP के राज्य पशु, पक्षी और वृक्ष, इनको MP की 25वीं वर्षगांठ पर यानी कि नवंबर 1981 में इनको घोषित किया था। मतलब मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है, पक्षी शाह बुलबुल है, वृक्ष बरगद है। इनको कब अपनाया मध्य प्रदेश ने, या कब इनको अपना राजकीय जो है चिन्ह घोषित किया, तो वो किया कब, मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ यानी कि 1981 में। तो ध्यान रखिएगा, देखो सब में क्ष 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 श श श आ रहा है, तो वृक्ष, पक्षी, पशु, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो इसलिए याद करने के लिए बता रही हूँ, श श श है ना। पशु, पक्षी, वृक्ष, इन तीनों को राजकीय दर्जा कब मिला, 1981 में, और MP की 25वीं वर्षगांठ पर। इसके बाद ये देखो, मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अब 2 राज्य कैसे, जैसे कि थोड़ा एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको, थोड़ा मैप बना के बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, ये मध्य प्रदेश बना देते हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ देखिए,
कि यहाँ पर है अपना झाबुआ। क्या है यहाँ पर? झाबुआ। अब इधर ऊपर कौन सी राज्य आ गया? राजस्थान। और इधर क्या आ गया? गुजरात, है ना। अब ये झाबुआ क्या कर रहा है? राजस्थान से भी सीमा बना रहा है और गुजरात से भी सीमा बना रहा है ना। उसी तरह यहाँ पर आता है अलीराजपुर, है ना, अलीराजपुर। और यहाँ नीचे महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। तो अलीराजपुर क्या करता है? गुजरात से भी अपनी सीमा बनाता है और महाराष्ट्र के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। तो हम वो जिलों देखने वाले हैं जो जिले दो राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो दो तो आपको यहीं याद हो गए, कौन कौन से? एक हो जाएगा अपना झाबुआ। ये झाबुआ किससे बनाता है? ये राजस्थान और गुजरात दोनों से बनाता है। फिर आता है अलीराजपुर, वो किससे बनाता है? गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से। उसी प्रकार यहाँ पर आता है बालाघाट। क्या आता है यहाँ पर? बालाघाट। ये किससे बनाता है? तो इधर आ जाता है छत्तीसगढ़ और यहाँ नीचे आ जाता है महाराष्ट्र, है ना। तो बालाघाट बनाता है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आता है सिंगरौली। क्या आता है? सिंगरौली। और इस जगह आता है सीधी, है ना, सीधी और सिंगरौली। तो इधर साइड जो अपना आ जाता है वो यूपी आ जाता है और इधर ये क्या है? छत्तीसगढ़। तो सिंगरौली और सीधी ये दोनों क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ और यूपी इन दोनों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, है ना। तो ये कुछ जिले हैं जो दो राज्यों के साथ अपनी, ऐसे इस जगह शिवपुरी आता है। यहाँ पर क्या आता है? शिवपुरी। अब शिवपुरी क्या करता है? इधर आ गया ये यूपी, इधर आ गया राजस्थान। तो शिवपुरी किस किस से सीमा बनाता है? इधर यूपी से भी बनाता है और इधर राजस्थान से भी बनाता है। तो ऐसे कुछ जिले हैं जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। हम लिस्ट देख लेते हैं एक बार और इनकी। ये देख लीजिए, ये झाबुआ है। झाबुआ बनाता है राजस्थान और गुजरात दोनों के साथ। फिर अलीराजपुर, ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। फिर यहाँ है सिंगरौली, ये यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। फिर यहाँ आता है सीधी, ये यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ बॉर्डर बनाता है। बालाघाट, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है बॉर्डर। और शिवपुरी, ये यूपी और राजस्थान के साथ अपनी बॉर्डर बनाता है। यानी कि ऐसे टोटल कितने? 6 जिले। टोटल 6 जिले ऐसे हैं जो दो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये यहाँ एक बार देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा और। ये यहाँ पर आता है झाबुआ, या नीचे आता है अलीराजपुर। फिर यहाँ पर आता है बालाघाट, यहाँ पर आता है सिंगरौली, इस जगह आता है सीधी, इस जगह आता है शिवपुरी और यहाँ पर आता है मुरैना, है ना। तो इधर आ गया राजस्थान, यहाँ आ गया यूपी, यहाँ आ गया अपना ये छत्तीसगढ़, फिर नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पर गुजरात, है ना। तो अब देख लीजिएगा उस लिस्ट को, थोड़ा ये ध्यान रह जाएगा आपको कि कौन से जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। अब यह देखिए, एमपी में कुल भू आवेष्टित जिले, भू आवेष्टित मतलब जो चारों तरफ से, मतलब वो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ऐसे जिले। तो ऐसे जिले कितने हैं टोटल? ऐसे जिले हैं 18। यानी कि थोड़ा सा यहाँ देखिए ये मैप, यानी कि यहाँ पर देखो ये बॉर्डर है मध्य प्रदेश की। तो ये यहाँ पर जो जो भी जिले हैं वो क्या करेंगे? किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा बनाएंगे, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? सीमावर्ती जिले। जो किसी न किसी के साथ सीमा बना रहे उन्हें कहेंगे सीमावर्ती जिले। तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 34। और ऐसे जिले जो किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, जैसे कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये अंदर है, तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 18। तो भू आवेष्टित जिले 18 और सीमावर्ती जिले कितने हैं? 34। फिर देखो ढाल कैसा है एमपी का? उत्तरी। उत्तरी मतलब ढाल मतलब जिधर झुकाव हो, यानी कि आप देखते हो ना नदियां, जैसे कि जो नदियां हैं वो सब ऊपर गंगा में मिल गई, यमुना में मिल गई, ऊपर जा रही है।
तो मैप में तो हमको लगता है ऊपर क्यों जा रही है, लेकिन वास्तविक में क्या हमारी पृथ्वी ऐसी थोड़ी है जैसा हम मैप में देखते हैं, वो तो राउंड शेप में है। तो मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है, उत्तरी है ना, तभी वो नदियां ऊपर की तरफ फ्लो होती है, तो उत्तरी ढाल है। क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का, 308,252 है ना, 308,252 किलोमीटर स्क्वायर ये एमपी का क्षेत्रफल। विस्तार यानी कि जो विस्तार में इसे देखिए, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जा रही है कि अगर हम यहां से लेकर यहां तक मध्य प्रदेश को नापे तो ये वाली लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश की, 605 किलोमीटर। ये देखो ये लिख रखा 605, तो यहां से लेकर यहां तक मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है, 605। और ऐसे देखें हम इधर से यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितनी है, 870 किलोमीटर है ना। तो ऐसे लंबाई देखे तो कितनी है, 605, और ऐसे चौड़ाई देखे तो कितनी है एमपी की, 870। अब वो बेसिक जानकारी या सामान्य जानकारी जो थी वो हमारी समाप्त होती है, और अब शुरू होता है मध्य एमपी ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश, तो जो मध्य प्रदेश है उसको हमने कितने भागों में बांट रखा है, मुख्य रूप से 3 भागों में, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। ठीक है, ये थोड़ा मैप में देख लो कि मध्य उच्च प्रदेश ये कहाँ पर है, क्या है। तो ये पूरा एमपी का ये यहाँ से लेकर ये इतना हिस्सा, ये क्या है, इसको बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश। इसको क्या बोलते हैं, मध्य उच्च प्रदेश। फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्वी पठार है ना, इसे बोलते हैं पूर्वी पठार। और ये जो नीचे इतना हिस्सा बचा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, सतपुड़ा श्रेणी। इसे क्या बोलते हैं, सतपुड़ा। यानी कि जो मध्य प्रदेश है इसको हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। कौन से 3 भाग, मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार और सतपुड़ा श्रेणी। तो मुख्य रूप से पूछे तो 3 भाग, लेकिन ये जो मध्य उच्च प्रदेश है ये बहुत बड़ा हिस्सा है, दिख ही रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा मध्य उच्च प्रदेश कवर कर रहा है। तो इसको हमने और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको हमने और 5 भागों में विभाजित कर दिया। वो 5 भाग क्या है, तो वो है मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और रीवा पन्ना पठार। यानी कि जो मध्य उच्च प्रदेश था उसको हमने और तोड़ दिया टुकड़ों में, और वो टुकड़े कितने हो गए, 5 टुकड़े हो गए। और वो 5 टुकड़े कौन से हैं, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और रीवा पन्ना का पठार। अब इनको थोड़ा मैप में देख लेती है कि मैप में इनकी लोकेशन कहाँ पर आती है। तो ऐसे देख लो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से 3 हो जाएंगे। 3 कौन से, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा और पूर्वी पठार। पूर्वी पठार को हम बघेलखंड भी कहते हैं, है ना, दोनों एक ही नाम है। और अगर वो सामान्य रूप से पूछ ले कि मुख्य रूप से नहीं, और ऐसे ही पूछ ले कि ऐसे कितने हिस्से हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 7 भाग हो जाएंगे, है ना। दोनों ध्यान रखना, मुख्य रूप से 3 और सामान्य तौर पर 7 हिस्से। इनको थोड़ा मैप में देख लो कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मालवा का पठार। फिर इससे नीचे ये जो यहाँ जहाँ नर्मदा नदी बहती है इसे हम क्या बोलते हैं, नर्मदा सोन घाटी। फिर ये नीचे वाला जहाँ सतपुड़ा पर्वत है इसे क्या कहते हैं, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा इसे क्या बोलते हैं, मध्य भारत का पठार। फिर ये ब्लू कलर में जो हिस्सा दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं बुंदेलखंड। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसे बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार। और यहाँ पर जो हिस्सा दिख रहा है इसे कहते हैं हम बघेलखंड का पठार। तो ये 7 हिस्से ध्यान रखने हैं, मालवा, फिर नीचे नर्मदा सोन घाटी और उसके नीचे सतपुड़ा, फिर यहाँ मध्य भारत, यहाँ बुंदेलखंड, यहाँ रीवा पन्ना पठार और यहाँ बघेलखंड का पठार। आप क्षेत्रफल भी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो क्षेत्रफल भी देखो, सबसे बड़ा हिस्सा इसमें कौन सा दिख रहा है, मालवा का पठार दिख रहा है। तो मालवा का पठार कितना भाग कवर करता है, 28%। पूरे एमपी के 28% भाग पर क्या है, मालवा का पठार। तो सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा